इस वीडियो में हम स्टेप प्रैक्टिस बुक यूनिट नंबर 5 ऑसिलेशन के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड विल बी। ओमेगा और टाइम पीरियड का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है? ओमेगा इक्वल होता है 2 पाई ओवर टाइम पीरियड के। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ओमेगा और टाइम पीरियड का प्रोडक्ट 2 पाई के इक्वल होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा दैट विल बी प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू 2 पाई चार्ली। इसी क्वेश्चन में अगर वो हमें ये कहता कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का प्रोडक्ट क्या होगा, तो याद रखें कि टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल है। तो अगर आप यहाँ पर टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का प्रोडक्ट लेंगे तो वो 1 के इक्वल आएगा। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को प्रॉपरली पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर देना है। सेकंड क्वेश्चन, a simple pendulum is oscillating in a lift. If the lift starts moving upward with uniform acceleration, then the time period will be। एक सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है लिफ्ट में। अगर लिफ्ट मूव करती है अपवर्ड विद यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन तो टाइम पीरियड की वैल्यू क्या होगी? हमने लेक्चर में केसेस पढ़े थे और ये केस हमारे पास था कि अगर एलिवेटर एक्सेलेरेट करे अपवर्ड तो टाइम पीरियड की वैल्यू कम हो जाती है। रीज़न इसका फार्मूला 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी प्लस है। डिनोमिनेटर में जी के साथ ए ऐड हो जाता है, तो डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर इंक्रीज कर रही है ऑटोमेटिकली टाइम पीरियड डिक्रीज कर जाएगा, मीन्स टाइम पीरियड विल बी शॉर्टर। करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। और अगर फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछता तो टाइम पीरियड की वैल्यू अगर कम हो रही है तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज़्यादा हो रही होती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, a particle is executing simple harmonic motion. The graph of velocity as a function of displacement is। सिंपल हार्मोनिक मोशन में वेलोसिटी का ग्राफ एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये भी हमने लेक्चर में डिस्कस किया था कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इसमें वेलोसिटी अलोंग y और डिस्प्लेसमेंट अलोंग x, तो ग्राफ की जो शेप हमारे पास बनती है वो क्या बनती है? एलिप्टिकल। और ये ग्राफ ओरिजिन से पास नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी पॉइंट के ऊपर एट अ टाइम वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट दोनों ज़ीरो नहीं होते। जब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होती है वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, और हमारी जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होती है तो वेलोसिटी की वैल्यू ज़ीरो। तो वेलोसिटी का ग्राफ एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो एलिप्टिकल होगा, यानी इसकी शेप एलिप्स होगी। तो करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। फोर्थ क्वेश्चन, a particle is executing simple harmonic motion, the graph of acceleration as a function of displacement। अब इस क्वेश्चन में हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन में ग्राफ पूछा है एक्सेलेरेशन का एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलेरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है विद नेगेटिव साइन, मींस एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन हमेशा डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट होती है। तो एक्सेलेरेशन और डिस्प्लेसमेंट का अगर हम इस इक्वेशन से ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन ऑपोजिट होते हैं। सेकंड में अगर एक्सेलेरेशन की वैल्यू पॉजिटिव है तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, और फोर्थ के अंदर अगर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पॉजिटिव है तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू नेगेटिव। तो आंसर इज स्ट्रेट लाइन। फिफ्थ क्वेश्चन, अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन हैज एन एक्सेलेरेशन ऑफ 64 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट इज 4 सेकेंड, इट्स पीरियड इन सेकेंड इज। पार्टिकल एग्जीक्यूट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक्सेलेरेशन की वैल्यू 64 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, डिस्प्लेसमेंट 4 सेकेंड है, टाइम पीरियड सेकेंड में कैलकुलेट करना। अब फार्मूला यूज होगा A इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स, और टाइम पीरियड रिक्वायर्ड है तो ओमेगा की जगह 2 पाई ओवर टाइम पीरियड। अब यहाँ पर स्क्वायर लें तो A इक्वल आएगा 4 पाई स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर इंटू एक्स। तो यहाँ से टाइम पीरियड का रिलेशन अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके अंडर रूट लें तो 2 पाई अंडर रूट एक्स ओवर ए होगा। अब वैल्यू पुट करें, यूनिट कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि x और a दोनों सेंटीमीटर में, तो जब डिवाइड करेंगे कैंसिल हो जाएगा। x 4 है और a 64 है, तो ये आ जाएगा 16, और 16 का अंडर रूट 4, तो ये आया 2 पाई ओवर 4। तो आंसर इज पाई बाय 2। तो फिफ्थ क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज अल्फा पाई बाय 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ
टाइम पीरियड ऑफ दिस सिस्टम, अब सिस्टम क्या है, हमारे पास एक स्प्रिंग है और कहता है कि इसका जो टाइम पीरियड है t है। तो नेक्स्ट कहता है देन द टाइम पीरियड ऑफ दिस सिस्टम विल बी, पहले एक स्प्रिंग है और उसका टाइम पीरियड 2 है और उसका स्प्रिंग कांस्टेंट लेट से पहले k है। अब उसी जैसे दो स्प्रिंग अटैच कर दी है तो अब टाइम पीरियड की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब हम लोग जानते हैं कि सीरीज में स्प्रिंग अटैच करने से स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू कम हो जाती है। तो अगर मैं पहले केस में ये बात करता हूं कि लेट से इस केस में अगर हम टाइम पीरियड की वैल्यू देखें तो मैस अगर m है और जो स्प्रिंग कांस्टेंट वो k, तो टाइम पीरियड की वैल्यू 2 पाई अंडर रूट m ओवर k है। जब स्प्रिंग को हमने अटैच कर दिया सीरीज के अंदर तो अब स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा, पहले वो कैलकुलेट कर लें। सीरीज के अंदर हम इक्विवेलेंट के लिए रेसिप्रोकल को ऐड करते हैं तो 1 ओवर के प्लस 1 ओवर के 2 बाय के, तो रेसिप्रोकल लेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा k बाई 2, तो स्प्रिंग कांस्टेंट हाफ हो गया। अब दोबारा टाइम पीरियड का फार्मूला यूज करें, अब t डैश इसको बोल दें 2 पाई अंडर रूट m ओवर k इक्विवेलेंट। अब ये k इक्विवेलेंट की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं। जब k इक्विवेलेंट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखते हैं रिजल्ट क्या बनेगा, ये आ जाएगा k बाई 2, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके न्यूमरेटर में और उसको मैं सेपरेट लिख देता हूँ अंडर रूट ऑफ 2, और इसके अलावा जो बाकी फार्मूला वो ही रहेगा 2 पाई अंडर रूट m ओवर k। तो 2 पाई अंडर रूट m ओवर k किसके इक्वल है, जो सिंगल स्प्रिंग का टाइम पीरियड था, तो मैं रिप्लेस करूँ तो आंसर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 इंटू टी। इसका मतलब एक स्प्रिंग की जगह अगर दो स्प्रिंग सीरीज में अटैच करें तो टाइम पीरियड की जो वैल्यू होगी वो अंडर रूट 2 टाइम्स हो जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, if the time period of this spring system is t then the time period of this system will be। अब इस क्वेश्चन के अंदर पहले सिंगल स्प्रिंग है, अब पहले जो सिंगल स्प्रिंग है उसके टाइम पीरियड को लास्ट क्वेश्चन की तरह हम कह देते हैं कि वो t है एंड दैट इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m ओवर k। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास सिस्टम है दिस वन, उसमें दो स्प्रिंग पैरेलल में है और थर्ड के साथ वो सीरीज में है। अब ये जो दो स्प्रिंग्स हैं k और k ये पैरेलल में और ये थर्ड के साथ क्या है, सीरीज में। तो सबसे पहले हम टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट को कैलकुलेट करेंगे। इन दोनों का जो इक्विवेलेंट हमारे पास आएगा वो 2k आएगा और ये 2k इसके साथ सीरीज में है। तो सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा 1 ओवर 2k प्लस 1 ओवर k। एलसीएम हमारे पास होगा 2k, तो ये 1 प्लस 2 3 बाय 2k। रेसिप्रोकल लें तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट होगा 2 बाय 3k। अब दोबारा टाइम पीरियड के रिलेशन को यूज कर लेते हैं तो वो है 2 पाई अंडर रूट m ओवर k और यहाँ k इक्विवेलेंट, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये आ जाएगा 2 पाई m ओवर 2 बाय 3k। तो लास्ट क्वेश्चन की तरह 2 बाय 3 के अलावा बाकी तमाम फार्मूला को सेपरेट कर दें और 2 बाय 3 कैसे लिखेगा, 3 चला जाएगा न्यूमरेटर में और 2 डिनोमिनेटर में और बाकी सारा जो रिजल्ट है 2 पाई अंडर रूट m ओवर k वो पहला जो सिंगल स्प्रिंग था उसका टाइम पीरियड है। तो उस फॉर्म में जब इसको मैं रिप्लेस करूंगा तो मेरा रिजल्ट आएगा अंडर रूट 3 बाई 2 ऑफ द स्प्रिंग हैविंग सिस्टम हैविंग सिंगल स्प्रिंग, उसका टाइम पीरियड आ गया। तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, अंडर रूट 3 बाई 2 इंटू टाइम पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, at time 0 a body performing simple harmonic motion is at mean position, when time t by 4 it will be at। जब टाइम हमारे पास 0 है तो बॉडी हमारे पास मीन पोजीशन पर है। तो t by 4 पे बॉडी कहाँ पर होगी, t by 4 पे बॉडी हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन पर होगी, क्योंकि मीन से एक्सट्रीम तक जाने में जो टाइम रिक्वायर्ड होता है वो t by 4 होता है और वो राइट एक्सट्रीम भी हो सकता है, लेफ्ट एक्सट्रीम भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ मोशन पे। तो यहाँ पर जो आंसर हमारे पास होगा अल्फा एट एक्सट्रीम पोजीशन। और अगर कहता है टाइम t बाई 2 तो बॉडी दोबारा मीन पर होती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इन वन टाइम पीरियड इफ इट्स एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज a विल बी। कहता है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इन वन टाइम पीरियड इफ एम्पलीट्यूड इज a। देखिए जब कंप्लीट हमारे पास वाइब्रेशन होती है
तो कंप्लीट वाइब्रेशन में बॉडी अपना साइकिल जब कंप्लीट करेगी तो दोबारा इनिशियल पॉइंट पर आ जाएगी। इसका मतलब उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आया। अगर पोजीशन में चेंज नहीं आया तो वन वाइब्रेशन में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0। लेकिन अगर क्वेश्चन होता कि डिस्टेंस फाइंड करना है तो डिस्टेंस बढ़ता है, तो 4 टाइम्स एम्पलीट्यूड आंसर होता। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट है तो आंसर क्या है? 0। क्वेश्चन नंबर 10, अ सिस्टम कैन वाइब्रेट ओनली इफ इट हैज़। एक सिस्टम वाइब्रेट कब करेगा? अगर उसमें कौन सी हमारे पास 2 प्रॉपर्टीज होंगी, वन इज इनर्शिया एंड अदर इज रीस्टोरिंग फोर्स। तो 10th क्वेश्चन में हमें सिस्टम की प्रॉपर्टीज पूछी थी जिनमें वाइब्रेट करने की एबिलिटी है, तो आंसर होगा इनर्शिया एंड रीस्टोरिंग फोर्स। तो आंसर इज डेल्टा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ हार्मोनिक oscillator is 10 centimeter per second. If the amplitude is 10 centimeter, what is the maximum acceleration? अब क्वेश्चन नंबर 10 में जो डाटा गिवन है, मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू गिवन है 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। इसके अलावा हमें ये गिवन है कि जो एम्पलीट्यूड की वैल्यू है वो 10 सेंटीमीटर है। क्या फाइंड करनी है? मैक्सिमम एक्सेलेरेशन की वैल्यू। मैक्सिमम एक्सेलेरेशन का फार्मूला होगा ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स नॉट। अब हमारे पास एक्स नॉट की वैल्यू तो है 10 सेंटीमीटर, लेकिन ओमेगा की वैल्यू नहीं है। तो ओमेगा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम मैक्सिमम वेलोसिटी के फार्मूला को यूज़ करेंगे, और मैक्सिमम वेलोसिटी का जो फार्मूला हमारे पास वो क्या है? एक्स नॉट इंटू ओमेगा। तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी वी नॉट ओवर एक्स नॉट। तो वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करें, ओमेगा रिप्लेस होगा वी नॉट ओवर एक्स नॉट होल स्क्वायर इंटू एक्स नॉट। स्क्वायर लेंगे तो एक्स नॉट स्क्वायर इससे कैंसिल होगा, फार्मूला बन जाएगा वी नॉट स्क्वायर ओवर एक्स नॉट। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दें। वी नॉट की वैल्यू 10 सेंटीमीटर में रहने दें क्योंकि नीचे एम्पलीट्यूड भी सेंटीमीटर में, तो 10 कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। Question number 12, the time in which a body executing simple harmonic motion is at a distance of x naught by 2 from the mean position। कहते कितने टाइम में बॉडी अपनी मीन पोजीशन से एम्पलीट्यूड के हाफ तक मूव कर जाती है। टाइम फाइंड करना है, जिसमें बॉडी का डिस्टेंस x नॉट बाय 2 हो जाता है, और कहाँ से? फ्रॉम मीन पोजीशन। फ्रॉम मीन पोजीशन इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि बॉडी जब मीन पोजीशन से स्टार्ट करती है तो हमारे पास इक्वेशन यूज होती है x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन थीटा, टाइम की फॉर्म में तो ओमेगा टी। x की वैल्यू हमें गिवन है x नॉट बाई 2, x की जगह x नॉट बाई 2 सब्स्टिट्यूट कर दें, ओमेगा की जगह 2 पाई ओवर टाइम पीरियड, x नॉट से कैंसिल हो जाएगा, साइन लेफ्ट पे जाके इन्वर्स हो जाएगा, तो साइन इन्वर्स 1/2 इज इक्वल टू 2 पाई ओवर टाइम पीरियड इंटू टी। साइन इनवर्स 1/2 क्या होता है? 30, और 30 को हम लिखते हैं π/6। पाई से कैंसिल हो जाएगा। लास्ट स्टेप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू 2 हमारे पास क्या आ जाएगा? 12। तो आंसर होगा टाइम इज t/12। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? 12 की डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 13, a particle executes simple harmonic motion with a time period of 2 seconds and amplitude 5 centimeter. Maximum value of its velocity is। इस क्वेश्चन में हमें टाइम पीरियड गिवन है 2 सेकेंड, एम्पलीट्यूड गिवन है 5 सेंटीमीटर, हमें मैक्सिमम वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है। मैक्सिमम वेलोसिटी का फार्मूला वी नॉट इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा। हमें गिवन टाइम पीरियड है तो ओमेगा की जगह रिप्लेस कर दें 2 पाई ओवर टाइम पीरियड। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, एक्स नॉट यानी एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर है, ऑप्शन भी सेंटीमीटर है इसलिए कन्वर्ट नहीं करेंगे, और टाइम पीरियड की जो वैल्यू है वो 2 है, तो 2 कैंसिल, 5 पाई आंसर होगा और यूनिट होगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 14, द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम मेजर्ड इनसाइड अ स्टेशनरी लिफ्ट इज t। If the lift start moving upward with acceleration g, what will be the time period? पहले भी हमने क्वेश्चन किया, वहाँ सिंपल ये था कि टाइम पीरियड पे इफेक्ट क्या होगा। अब यहाँ पर कहता है कि जब स्टेशनरी है तो टाइम पीरियड t है,
तो अगर लिफ्ट मूव करती है अपवर्ड विद एक्सेलेरेशन g तो तब टाइम पीरियड क्या होगा? तो अपवर्ड एक्सेलेरेशन के केस में हमारा जो फार्मूला था वो था t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी प्लस ए। हम इस टाइम पीरियड को t डैश से रिप्रेजेंट करते हैं और जो एक्चुअल टाइम पीरियड रेस्ट पोजीशन में है उसको t से, और वो है 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी, क्योंकि हमें आंसर इन टर्म्स ऑफ t रिक्वायर्ड है। अब यहाँ पर a की वैल्यू गिवन है इक्वल टू g, तो a को रिप्लेस कर दें g से, तो यह आएगा 2 पाई अंडर रूट एल ओवर g प्लस जी, तो g प्लस जी 2g, तो यह आ गया l ओवर 2 इंटू जी। अब इस 2 के अलावा जो बाकी सारा फार्मूला है वो टाइम पीरियड का है, तो हम इसको लिखेंगे t डैश इज इक्वल टू 2 के ऊपर अंडर रूट भी है 1 ओवर अंडर रूट 2 टाइम्स एक्चुअल टाइम पीरियड। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? t over under root 2 beta. 15th question. The bob of a simple pendulum of period t is given a negative charge. If it is allowed to oscillate above a positive charge plate, the new time period will be. अब हमारे पास यहाँ पर जो स्टेटमेंट है उसमें वो कहता है कि एक सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है t, हम क्या करते हैं उस बॉब को एक नेगेटिव चार्ज दे देते हैं और फिर उसको अलाउ करते हैं कि वो ऑसिलेट करे एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट के ऊपर। अब हमारा न्यू टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? देखिए, जब बॉब को हमने चार्ज दे दिया नेगेटिव और नीचे जो प्लेट है उस पे चार्ज क्या है? पॉजिटिव, तो इससे रिजल्ट क्या होगा? इससे रिजल्ट ये होगा कि ओवरऑल उस बॉडी के ऊपर जो अट्रैक्टिव फोर्स है डाउनवर्ड वो क्या कर जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। ये इसी तरह से है कि हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन की जो वैल्यू है वो ओवरऑल इंक्रीज कर जाती है। जब ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन ओवरऑल जो फैक्टर है वो इंक्रीज करेगा तो टाइम पीरियड का फार्मूला 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी है, तो ओवरऑल जी का फैक्टर जब इंक्रीज करेगा तो टाइम पीरियड की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। तो आंसर क्या होगा? लेस देन टी। क्वेश्चन नंबर 16. द रिलेशन ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स इन अ सिंपल पेंडुलम इफ इट मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। हमने किप्स के प्रैक्टिस बुक में जो क्वेश्चन किया था उसमें उसने एंगल मेंशन नहीं किया था, तो हमने कन्वेंशनली पेंडुलम का एंगल वर्टिकल के साथ लिया था। अब इस क्वेश्चन में वो कहता है कि रीस्टोरिंग फोर्स का रिलेशन क्या होगा अगर जो पेंडुलम है वो एंगल थीटा बनाए लेकिन हॉरिजॉन्टल के साथ। तो अब आंसर डिफरेंट होगा जो हमने लास्ट टेस्ट में किया, क्योंकि अगर पेंडुलम का जो एंगल है एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर वो हॉरिजॉन्टल से लेंगे तो अब हमारा ये वाला जो एंगल होगा, अब ये एंगल 90 माइनस थीटा के इक्वल आएगा। तो हम जो बुक में रेजोल्यूशन करते हैं वो इस एंगल के अकॉर्डिंग करते हैं, और इस एंगल के अकॉर्डिंग जो रीस्टोरिंग फोर्स है वेट को रिजॉल्व करने से जो आती है वो माइनस एम जी साइन थीटा। लेकिन अब ये जो एंगल थीटा है ये क्या होगा? ये 90 माइनस थीटा होगा, और आपको पता है कि साइन 90 पे चेंज हो जाता है कॉज में, तो आंसर आएगा माइनस एम जी कॉज ऑफ थीटा। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर क्या है? चार्ली। और अगर ये एंगल वर्टिकल के साथ होता फिर करेक्ट आंसर क्या होता? अल्फा होता। 17 क्वेश्चन. द टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन इन टोटल एनर्जी ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज। कहते हैं 17 क्वेश्चन में कि टाइम पीरियड ऑफ वेरिएशन इन टोटल एनर्जी ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। टोटल एनर्जी जो है एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर उसकी टाइम पीरियड की वेरिएशन क्या होगी? हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन और एनर्जी कंजर्वेशन के टॉपिक में पढ़ा था कि जो टोटल एनर्जी होती है वो वेरी नहीं करती। अगर टोटल एनर्जी वेरी नहीं करती तो उसकी फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है वो ज़ीरो है। तो टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी के क्या है? रेसिप्रोकल। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज़ीरो, तो टाइम पीरियड क्या होगा? इनफाइनाइट। इसका मतलब उसकी ओवरऑल वेरिएशन जो है वो इनफाइनाइट है, तो इसको इनफाइनाइट टाइम लगेगा उसको चेंज होने में। क्वेश्चन नंबर 18. द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिएशन इन काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ऊपर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया वेरिएशन टोटल एनर्जी का, अब पूछा गया है वेरिएशन काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का। तो हम जानते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक वाइब्रेशन में 2 दफ़ा काइनेटिक मैक्सिमम होता है, 2 दफ़ा मिनिमम। सिमिलरली पोटेंशियल भी एक वाइब्रेशन में 2 दफ़ा मैक्सिमम और 2 दफ़ा मिनिमम, तो इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 2f।
और ये चीज़ हमने ग्राफ से भी वेरीफाई की थी कि जब हम एनर्जी का ग्राफ विद टाइम ड्रॉ करते हैं तो चाहे हमारे पास ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी का हो और चाहे हमारे पास ग्राफ काइनेटिक एनर्जी का हो, दोनों सिमिलर वेरिएशन रखते हैं। और सिमिलर वेरिएशन क्या है कि एक वाइब्रेशन में दोनों की वैल्यू 2 दफ़ा मैक्सिमम, 2 दफ़ा मिनिमम। तो अगर ये ग्राफ हमारा रिप्रेजेंट करता है पोटेंशियल एनर्जी को तो देख सकते हैं 2 दफ़ा मैक्सिमम है और 2 दफ़ा मिनिमम। और अगर ये ग्राफ काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है तो ये भी 2 दफ़ा हमारे पास क्या है, मैक्सिमम है, और 2 दफ़ा हमारे पास क्या है, मिनिमम है। तो करेक्ट ऑप्शन इस वजह से 2F होगा। क्वेश्चन नंबर 19, द मैक्सिमम नंबर ऑफ equal parts in which time period of a simple harmonic oscillator can be divided are। कहता है कितने पार्ट्स में हम अपने टाइम पीरियड को ओवरऑल डिवाइड कर सकते हैं। तो और वो यहां पर ये भी वो कहता है कि इक्वल पार्ट्स के अंदर। तो याद रखें कि हमारे पास इसका जो आंसर होगा वो ये होगा कि हम एक वाइब्रेशन में टोटल 4 पार्ट्स के अंदर हम अपनी टाइम पीरियड को डिवाइड करते हैं, क्योंकि उन 4 पार्ट्स के अंदर जो हमारी डिस्प्लेसमेंट कवर हो रही होती है वो इक्वल कवर हो रही होती है। अगर हम 4 से ज़्यादा पार्ट्स करेंगे तो उन 4 से ज़्यादा पार्ट्स में हर एक पार्ट के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होगी वो इक्वल कवर नहीं होती। और रीज़न आपको पता है कि बॉडी जब मीन से एक्सट्रीम जा रही होती है तो वेलोसिटी की वैल्यू डिक्रीज कर रही होती है। फर्स्ट हाफ का जो टाइम हमारे पास होता है वो t/12 होता है और उसके नेक्स्ट जो टाइम होता है वो t/6 होता है। तो मीन्स अगर हम डिस्प्लेसमेंट हाफ ले भी देते हैं तो टाइम इक्वल नहीं होता। इस वजह से अगर ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि हम मैक्सिमम कितने पार्ट्स के अंदर टाइम पीरियड को डिवाइड करेंगे और नीचे कंडीशन लिखा हुआ है कि व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल इन ईच पार्ट, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 4। हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और वो 4 इक्वल पार्ट्स हमारे पास क्या होंगे कि लेट से अगर पेंडुलम हमारे पास है तो मीन टू एक्सट्रीम t/4, फिर एक्सट्रीम टू मीन ये भी t/4 और टोटल t/2, फिर मीन टू एक्सट्रीम टाइम t/4 और इसी तरह से लास्ट जब दोबारा एक्सट्रीम से मीन आएगा वो टाइम क्या होएगा, t/4 होगा। तो जो 4 इक्वल पार्ट्स होंगे वो t/4 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 के होंगे, क्योंकि इन चारों पार्ट्स के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होगी वो इक्वल होगी। लेकिन अगर हम इससे ज़्यादा पार्ट्स करते हैं तो मैंने जो पॉइंट कहा था वो ये था कि जब हम मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पॉइंट की तरफ जाते हैं तो अगर हम इसके हाफ पॉइंट की बात करें जहां पर एम्पलीट्यूड हाफ है तो मीन से इस हाफ तक जाने में टाइम t/12 लगता है और इस हाफ से आगे एक्सट्रीम तक जाने में जो टाइम लगता है वो t/6 लगता है। अब इन दोनों हाफ में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट तो इक्वल है x0/2 x0/2, लेकिन जो टाइम की वैल्यू है वो इक्वल नहीं है। इसलिए 4 से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि 4 से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू इक्वल नहीं होगी बल्कि अनइक्वल होगी। क्वेश्चन नंबर 20, द रिलेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ अ हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम इज 2π√x/g। व्हाट विल बी इट्स टाइम पीरियड इफ इट टेकन टू द मून। हमने लेक्चर में डिस्कस किया था कि अगर हम एक मैस स्प्रिंग सिस्टम को, और ये जो फार्मूला है 2π√x/g, ये फार्मूला बेसिकली वर्टिकल मैस स्प्रिंग सिस्टम का है। अगर हम इसको मून पर ले जाते हैं तो मून पर जाने से जो g की वैल्यू वो तो g/6 होगी, लेकिन g के साथ चेंज होने से ऑटोमेटिकली जो x की वैल्यू है वो भी कांस्टेंट नहीं रहती और x और g का जो रिलेशन है वो डायरेक्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम मून पर चले जाते हैं किसको लेकर, वर्टिकल मैस स्प्रिंग सिस्टम को लेकर, तो चाहे g/6 हो जाए लेकिन g के चेंज होने से x भी चेंज होगा इक्वल प्रोपोर्शन में, तो ओवरऑल टाइम पीरियड की वैल्यू क्या रहेगी, सेम। तो करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। अगर वो यहाँ पर ये कहता है कि x हमारे पास चेंज नहीं होता फिर हम कह सकते हैं कि g के चेंज होने से टाइम पीरियड चेंज होगा, और वो क्या होगा कि अगर g कम हो रहा है तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। K is spring constant, its unit is same as that of K spring constant या फोर्स कांस्टेंट, इसका यूनिट किससे मैच करता है, ये यूनिट 1 में हमने डिस्कस किया था। फोर्स कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट और सरफेस टेंशन, इनके यूनिट सेम होते हैं और क्या यूनिट इनका होता है, न्यूटन पर मीटर।
जो प्रेशर है उसका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, टेंशन फोर्स न्यूटन है, एनर्जी का न्यूटन मीटर। तो स्प्रिंग कांस्टेंट और सरफेस टेंशन इनका यूनिट सेम। क्वेश्चन नंबर 22, द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ टू स्प्रिंग्स आर एडेड फॉर मैक्सिमम इक्विवेलेंट व्हेन दे आर कनेक्टेड इन। स्प्रिंग के हमने कॉम्बिनेशन डिस्कस किए थे, तो हमें पता है कि जब स्प्रिंग सीरीज में लगता है तो रेसिप्रोकल ऐड होता है, जब पैरेलल में लगते हैं तो सिंपल ऐड होकर स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू मैक्सिमम आती है। तो यही क्वेश्चन में उसने कहा कि हमारे पास जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा दो स्प्रिंग का, वो ऐड होकर मैक्सिमम इक्विवेलेंट वैल्यू कब देते हैं, जब वो कनेक्ट किस में होंगे, पैरेलल में। और जब सीरीज में अटैच होंगे तो वैल्यू क्या आएगी, मिनिमम। क्वेश्चन नंबर 23, when a spring of spring constant K is cut into two parts of same length, the effective value of spring constant is। क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास एक स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K, अगर उसको हम कट कर देते हैं दो इक्वल पार्ट्स के अंदर जिनकी लेंथ सेम है, तो फिर इफेक्टिव वैल्यू स्प्रिंग कांस्टेंट का क्या हो जाएगा। स्प्रिंग कांस्टेंट की लेंथ के साथ जो रिलेशन है वो इन्वर्स है, तो अगर हम लेंथ को हाफ कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा वो डबल हो जाएगा, स्टिफनेस बढ़ जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। 24 क्वेश्चन, इफ द डिस्प्लेसमेंट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज रिटन बाय इक्वेशन x इज इक्वल टू x नॉट cos ओमेगा t, द वैल्यू ऑफ इनिशियल फेज इन दिस केस इज। भी क्लास में डिस्कस किया था, अगर साइन हो पॉजिटिव साइन के साथ तो मीन, अगर कॉज हो तो एक्सट्रीम। तो कॉस ओमेगा टी ये क्या रिप्रेजेंट करेगा कि हमारी फेस की वैल्यू जो इनिशियल है वो कितनी है, 90 डिग्री। इसको हम यूं भी देख सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है वो होती है x इज इक्वल टू x नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई या फाई प्लस ओमेगा टी। तो यहाँ पर जब फाई हमारे पास 90 डिग्री होगा, ये इक्वेशन चेंज होके बन जाएगी x इज इक्वल टू x नॉट कॉज ओमेगा टी। और ये क्या है, ये इनिशियल फेज है जिसको फेज कांस्टेंट का नाम देते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इसलिए चार्ली है। बाकी इसके केसेस मैंने डिस्कस किए थे लेक्चर में, उनको देखिएगा कि कब ये नेगेटिव एक्स नॉट कॉज ओमेगा टी होता है, कब ये नेगेटिव एक्स नॉट साइन ओमेगा टी होता है। क्वेश्चन नंबर 25, स्प्रिंग कांस्टेंट फॉर अ स्प्रिंग एंड इट्स लेंथ आर रिलेटेड एज। अभी हमने क्वेश्चन किया कि स्प्रिंग कांस्टेंट और लेंथ का आपस में क्या रिलेशन होता है, इनवर्स और पावर 1 के साथ। करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। क्वेश्चन नंबर 26, a simple pendulum has frequency 2 Hz. How long does it take to move from mean to extreme position? क्वेश्चन है कि सिंपल पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी 2 Hz है, कितना टाइम लगता है उसको मीन से एक्सट्रीम पॉइंट तक मूव करने में। मीन पॉइंट से एक्सट्रीम पॉइंट तक मूव करने में जो टाइम लगता है वो t/4 लगता है। अब डेटा फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में, तो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी ये फार्मूला हो जाएगा 1/4f। अब यहाँ पर जो f की वैल्यू है वो कितनी है, 2, तो टाइम आ जाएगा 1/8 सेकेंड। अब 1/8 सेकेंड किसके इक्वल होगा, 1/2.5 है, 1/4.25 है, तो 1/4 का भी हाफ कर दें 1/8 तो ये आ जाएगा 0.125 सेकेंड। तो करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। क्वेश्चन नंबर 27, Question number 27, equation for displacement in simple harmonic motion is x is equal to x naught sin omega t. The value of acceleration at instant t is equal to t/4 is। 27 क्वेश्चन में हमें कहता है कि डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है x is equal to x naught sin omega t। इससे ये पता चला कि हमारा जो फेस कांस्टेंट है वो कितना है, 0। मीन्स बॉडी स्टार्ट कहाँ से हो रही है, फ्रॉम मीन पोजिशन। अब हमें ये कहा गया कि उसकी एक्सेलेरेशन टाइम इक्वल टू t/4 क्या होगी। तो अगर मोशन स्टार्ट हुई मीन पे, तो जब टाइम उसका t/4 होगा तो t/4 के ऊपर वो बॉडी कहाँ होगी, एक्सट्रीम पर। और हम जानते हैं कि एक्सट्रीम के ऊपर हमारी जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो मैक्सिमम होती है, तो इसका मतलब एक्सेलेरेशन भी मैक्सिमम। तो क्या इसका आंसर होगा, बीटा x नॉट ओमेगा स्क्वायर। और अगर ये टाइम t/2 होता तो बॉडी दोबारा मीन पर आ चुकी होती, डिस्प्लेसमेंट 0, तब हमारी एक्सेलेरेशन की वैल्यू भी 0 होती। क्वेश्चन नंबर 28, द रिलेशन फॉर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फॉर अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फार्मूला पूछा हुआ है, तो यहाँ फार्मूला अल्फा
v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट एक्स नॉट स्केयर माइनस एक्स स्केयर, करेक्ट है। बीटा v इज इक्वल टू अंडर रूट जी ओवर एल एक्स नॉट स्केयर माइनस एक्स स्केयर, करेक्ट, क्योंकि ओमेगा की जगह अंडर रूट जी ओवर एल रिप्लेस किया है, पेंडुलम के अंदर वैल्यू होती है, ये भी करेक्ट। और चार्ली के अंदर ओमेगा की जगह अंडर रूट के ओवर एम पुट किया, ये भी करेक्ट, तो करेक्ट आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ट्रू फॉर ओमेगा। कौन सी हमारे पास वैल्यू ट्रू है ओमेगा के लिए। अब अगर तो मैच स्प्रिंग सिस्टम है तो अंडर रूट के ओवर एम, करेक्ट। अगर जेनेरिक फॉर्म में देखें तो ओमेगा 2 पाई ओवर टाइम पीरियड, ये भी करेक्ट। और थर्ड ओमेगा अंडर रूट जी ओवर एल पेंडुलम के लिए, ये भी करेक्ट। तो आंसर क्या है, डेल्टा ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 30, फॉर अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर मैक्सिमम एक्सेलेरेशन। क्वेश्चन नंबर 30 में हमारे पास कहता है कि मैक्सिमम एक्सेलेरेशन के लिए कौन सी इक्वेशन करेक्ट है। जैसे ऊपर हमने क्वेश्चंस किए उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखें, जो फर्स्ट ऑप्शन है वहाँ पर उसने x की जगह x नॉट पुट किया, तो जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होती है एक्सेलेरेशन मैक्सिमम, अल्फा करेक्ट है। बीटा के अंदर उसने ओमेगा की जगह अंडर रूट जी ओवर एल पुट कर दिया फॉर पेंडुलम, x नॉट है, ये भी करेक्ट। और चार्ली में उसने मैच स्प्रिंग सिस्टम में ओमेगा की जगह के ओवर एम पुट कर दिया और x नॉट है, ये भी करेक्ट। तो दोनों चीज़ें देखनी है, ओमेगा की वैल्यू सही पुट हुई है और साथ x की जगह x नॉट है, तब ये फार्मूला मैक्सिमम एक्सेलेरेशन का होगा, इसलिए करेक्ट आंसर इज डेल्टा। अगर किसी फार्मूला में x की नॉट की जगह x लिखा होता तो फिर वो मैक्सिमम एक्सेलेरेशन का रिलेशन ना होता। 31, क्वेश्चन नंबर 31, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी एंड मैक्सिमम एक्सेलेरेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर कैन बी रिटन एज। रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी एंड मैक्सिमम एक्सेलेरेशन, कोई डायरेक्ट फार्मूला हमारे पास इनका नहीं है, लेकिन हमने ऊपर एक क्वेश्चन में प्रूफ भी किया था एक फार्मूला जिससे हमने कैलकुलेट की थी मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू। अब उसी को यूज़ करते हैं, रेशियो हमें फाइंड करनी है मैक्सिमम वेलोसिटी की और मैक्सिमम एक्सेलेरेशन की। v नॉट इक्वल होता है ओमेगा इंटू एक्स नॉट और a नॉट इक्वल होता है ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स नॉट। ऑप्शन एक्स नॉट की फॉर्म में नहीं है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इन दोनों को डिवाइड कर दें। जब डिवाइड करेंगे तो वी नॉट न्यूमरेटर में, ए नॉट डिनोमिनेटर में, यह आ जाएगा ओमेगा एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट कैंसिल, ओमेगा पावर 2 से कैंसिल, यह आ गया 1 ओवर ओमेगा। अब ओमेगा 2 पाई ओवर टी है, अगर ओमेगा की वैल्यू 2 पाई ओवर टी पुट करें वो रिवर्स हो जाएगा, तो वो बन जाएगा टी ओवर 2 पाई, अल्फा करेक्ट है। मैच स्प्रिंग सिस्टम में ओमेगा अंडर रूट के ओवर एम है, रेसिप्रोकल में पुट करेंगे तो अंडर रूट एम ओवर के आ जाएगा, बीटा भी करेक्ट है। और अगर मैच स्प्रिंग सिस्टम की जगह पेंडुलम अंडर रूट जी ओवर एल पुट करेंगे तो अंडर रूट एल ओवर जी आएगा, ये भी करेक्ट। तो करेक्ट आंसर इज डेल्टा ऑल ऑफ दिस, क्योंकि ओमेगा की जो वैल्यूज़ हैं वो 2 पाई ओवर टाइम पीरियड भी है, ओमेगा की वैल्यू अंडर रूट के ओवर एम भी है और ओमेगा की वैल्यू अंडर रूट जी ओवर एल भी है। तो तीनों को सब्स्टिट्यूट करें तो तीनों रिजल्ट हमारे बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, the displacement covered by a simple harmonic oscillator in a time of 3/2t while starting from extreme position with amplitude A। अब क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है जब टाइम है 3/2t और मोशन स्टार्ट कहाँ से हो रही है, एक्सट्रीम पोजीशन से, और एम्पलीट्यूड A है। जब मोशन स्टार्ट होती है एक्सट्रीम से तो हमारा फेस कांस्टेंट 90 होता है और हमारी इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉज ओमेगा टी। अब x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, एम्पलीट्यूड को a से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ओमेगा की जगह 2 पाई ओवर टाइम पीरियड आएगा और जो टाइम की वैल्यू हमें गिवन है वो 3/2t है, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, t कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल आएगा a कॉज 3 पाई। अब हमें पता होना चाहिए कि जो कॉस 3 पाई की वैल्यू है वो क्या होती है। देखें कॉस जो 2 पाई है वो तो है आपके पास जब एंगल 0 डिग्री है, तो 2 पाई में पाई ऐड करेंगे तो एंगल 180, तो कॉस पाई और कॉस 3 पाई ये एक ही बात है। इसका मतलब ये हुआ कि कॉस ऑफ 3 पाई अगर हम देखेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, -1। तो अगर वैल्यू हमारे पास -1 आएगी तो 32
का जो आंसर हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, x इज इक्वल टू माइनस ए, क्योंकि cos 3 पाई की वैल्यू -1 है। अब क्या ये आंसर हमारे पास यहां पर गिवन है -a, तो यहां पर अब हमारे पास -a नहीं है, तो क्या ये आंसर इनकरेक्ट होगा? नो। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि हमारे पास जो मोशन स्टार्ट हो रही है वो मीन से स्टार्ट नहीं हो रही, मोशन जो स्टार्ट हो रही है वो एक्सट्रीम से हो रही है। लेकिन ये जो फार्मूला हमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू देता है, ये डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू देता है फ्रॉम मीन पोजीशन। अब मीन पोजीशन से -a का मतलब है कि लेफ्ट एक्सट्रीम की तरफ उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो a है। तो अगर हम टोटल डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना चाहेंगे तो हमें तो टोटल डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है इनिशियल पोजीशन से। तो इनिशियल पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो एक्सट्रीम से मीन भी a और जो हमने फाइंड किया वो भी a, तो जब दोनों को ऐड करेंगे डायरेक्शन सेम, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 2a। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास गिवन है एंड दैट इज बीटा 2a। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि हमारे पास जो फार्मूला है उस फार्मूला से जो वैल्यू आई उससे हमने फर्दर उसको आगे देखना है कि हमारे पास रिजल्ट क्या आता है। तो वैल्यू जो -a आई उसने हमें मीन से बताया कि मीन से वो a है लेफ्ट डायरेक्शन में। तो बॉडी की मोशन अगर एक्सट्रीम से स्टार्ट हुई तो एक्सट्रीम से a मीन तक और फर्दर a एक्सट्रीम तक, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी फ्रॉम लेफ्ट एक्सट्रीम सॉरी राइट एक्सट्रीम टू लेफ्ट एक्सट्रीम, वो होगी a + a 2a। क्वेश्चन नंबर 33, रेफरिंग टू डेटा इन इक्वेशन नंबर 32 द डिस्टेंस कवर्ड इज। ऊपर वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहता है डेटा वही यूज करें और ये बताएं कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32 में जो डिस्टेंस है वो कितना है। तो डिस्टेंस हम लोग जानते हैं कि हमेशा बढ़ता है, तो यहां डिस्टेंस कितना होगा, इसका बड़ा आसान सा तरीका हमने पहले भी एक टेस्ट में किया था, वो ये कि हम जानते हैं कि हमारे पास एक वाइब्रेशन के अंदर जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना है। तो इन वन वाइब्रेशन, जिसको हम ये कह सकते हैं कि जब टाइम पीरियड 1t होगा तो टोटल जो डिस्टेंस होता है वो 4 टाइम्स एम्पलीट्यूड के इक्वल होता है। तो अगर टाइम t नहीं है, अगर टाइम हमारे पास कितना है 3 टाइम्स t/2, तो हमारा जो डिस्टेंस होगा वो भी 3/2 टाइम्स 4a के इक्वल आएगा। जब हमारे पास ये 4a के इक्वल आएगा तो इसको क्या करेंगे, कैंसल आउट। ये आपके पास आ गया 2, तो 3 × 2 6, तो 6 टाइम्स एम्पलीट्यूड हमारा आंसर होगा। करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा। अगर फर्ज करिए 3/2 की जगह 5/2 होता तो 5/2 को 4a से मल्टीप्लाई कर देते, क्योंकि 1 टाइम्स टाइम पीरियड 4a, तो 3/2 टाइम्स t, 4a को 3/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, रिजल्ट आ गया 6a। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में कहता था टाइम टेकन बाय सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर टू ट्रेवल फ्रॉम एक्सट्रीम टू हाफ ऑफ मीन। कितना टाइम लगता है एक्सट्रीम से हाफ ऑफ मीन तक मूव करने में। अगर मोशन स्टार्ट हो रही है एक्सट्रीम से, इक्वेशन में आएगा कॉज, x की वैल्यू कितनी है x0/2, फाइंड क्या करना है टाइम, ओमेगा रिप्लेस कर दें 2 पाई ओवर टाइम पीरियड, क्योंकि आंसर टाइम पीरियड की फॉर्म में, x0 कैंसिल हो जाएगा, कॉज लेफ्ट पे जाके इन्वर्स हो जाएगा, तो कॉज इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू 2 पाई ओवर टाइम पीरियड इंटू t। तो कॉज इनवर्स 1/2 हमारे पास 60 होता है, 60 मीन्स π/3, पाई से कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो टाइम आ जाएगा t/6। तो करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा। क्वेश्चन 35, A simple harmonic oscillator start its journey from mean and move towards positive extreme. Then what is true? एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है जो जर्नी को स्टार्ट करता है फ्रॉम मीन और मूव करता है टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सट्रीम। कौन सी स्टेटमेंट इनमें से ट्रू है? फर्स्ट ऑप्शन, इट्स इनिशियल फेज इज 0, करेक्ट है, क्योंकि मोशन मीन से स्टार्ट हुई और पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ गया। अगर मोशन मीन से स्टार्ट होकर नेगेटिव एक्सट्रीम जाता तो फिर 180 होता।
सेकंड कहता है वी यूज x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉज ओमेगा टी, इनकरेक्ट, क्योंकि अगर मीन से स्टार्ट होगा तो कॉज नहीं आएगा, साइन आएगा। अगर पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जाएगा तो पॉजिटिव साइन आएगा, अगर नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जाएगा तो नेगेटिव साइन आएगा। तो अल्फा और चार्ली दोनों करेक्ट है। करेक्ट आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन कैन बी यूज फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर? इनमें से कौन सी इक्वेशन है जो हमारे पास यूज हो सकती है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर से? तो आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास फेज कांस्टेंट 0 है तो साइन थीटा पॉजिटिव, अगर हमारे पास फेज कांस्टेंट की वैल्यू 270 है तो नेगेटिव एक्स नॉट कॉस थीटा, अगर हमारे पास फेज कांस्टेंट की वैल्यू 90 तो पॉजिटिव एक्स नॉट कॉस थीटा। ये तमाम बातें हमने डिस्कस की थी लेक्चर में, इसका अंदर तमाम पॉसिबिलिटीज करेक्ट है। तो 36 का जो आंसर होगा वो डेल्टा होगा। क्वेश्चन नंबर 37, अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज। अब 37 क्वेश्चन में उसने हमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में पूछा है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होती है? अल्फा पीरियोडिक, ठीक है। बीटा अ सिंपल हार्मोनिक मोशन ओनली, इनकरेक्ट, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो प्रोजेक्शन होता है उसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक होती है, बॉडी की मोशन सिंपल हार्मोनिक नहीं होती। चार्ली बोथ पीरियोडिक एंड हार्मोनिक, इनकरेक्ट। तो डेल्टा नाइदर पीरियोडिक नॉर हार्मोनिक, क्योंकि पीरियोडिक तो है हार्मोनिक नहीं है, तो आंसर क्या होगा? सिर्फ अल्फा। 38, in simple harmonic motion when kinetic energy is maximum then which of the following is incorrect? सिंपल हार्मोनिक मोशन में जब काइनेटिक मैक्सिमम है तो इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? काइनेटिक कहाँ मैक्सिमम होता है? काइनेटिक मैक्सिमम होता है मीन पे, जब डिस्प्लेसमेंट 0। अब फर्स्ट ऑप्शन जब पोटेंशियल 0, करेक्ट है कि जब पोटेंशियल 0 होगा तो तब काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी। बीटा कहता है व्हेन एक्सेलेरेशन 0, ये भी करेक्ट है क्योंकि जब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट 0 एक्सेलेरेशन भी 0। चार्ली कहता है डिस्प्लेसमेंट 0, ये भी करेक्ट है। इसका मतलब तमाम हमारे पास ऑप्शंस करेक्ट हैं, तो उसने इनकरेक्ट पूछा था तो नन ऑफ दीज आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39, अगर करेक्ट होता फिर यहां पर ऑप्शन ऑल ऑफ दीज होती, लेकिन उसने इनकरेक्ट पूछा इसलिए आंसर क्या है? नन ऑफ दीज। 39 क्वेश्चन है, अ पेंडुलम हैज अ टाइम पीरियड t on earth as a value of g on a surface of moon is 1/6 times than on earth, then the time period of a such pendulum on moon surface will be। पहले हमने मैस स्प्रिंग सिस्टम की बात की थी, उसमें तो इलोंगेशन भी चेंज हो जाती है इसलिए टाइम पीरियड उसका कांस्टेंट रहता है, लेकिन पेंडुलम के अंदर तो हमारे पास लेंथ इनएक्सटेंसिबल है। इसका मतलब यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि जी चेंज होगा तो कोई और फैक्टर भी चेंज होगा। यहाँ पर अगर मून की सरफेस पे जी 1/6 टाइम्स ऑन अर्थ है तो ऑटोमेटिकली टाइम पीरियड भी चेंज होगा। अब कितना चेंज होगा? टाइम पीरियड का फार्मूला 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी है। अब यहाँ पर जो जी की वैल्यू है वो g/6 है, तो टाइम पीरियड लिखा जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल ओवर g/6। 6 चला जाएगा न्यूमरेटर में और अंडर रूट भी है, तो ये अंडर रूट 6 टाइम्स एक्चुअल टाइम पीरियड के हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन 39 की क्या है? अल्फा। Question number 40, a simple pendulum is present in a lift which is accelerating downward by g. The time period in the lift will become। अब जो लिफ्ट है वो एक्सेलेरेट कर रही है डाउनवर्ड और g एक्सेलेरेशन के साथ, तो अब टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी, क्योंकि ये फ्री फॉल का केस है। क्योंकि एलिवेटर जब डाउनवर्ड एक्सेलेरेट करती है तो टाइम पीरियड के फार्मूला में डिनोमिनेटर में g-a आता है, तो अगर हम यहाँ डिनोमिनेटर में a की जगह g पुट कर देंगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो टाइम पीरियड इन्फिनिटी हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी 0। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि बॉडी वाइब्रेट नहीं करती क्योंकि फ्रीक्वेंसी 0 है। तो करेक्ट ऑप्शन इज इनफाइनाइट, डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू x0/2 द रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी इज। सिंपल हार्मोनिक मोशन में जब डिस्प्लेसमेंट x0/2 है तो पोटेंशियल और काइनेटिक की रेशियो किसके इक्वल आएगी? x0 ओवर अंडर रूट 2 होता तो तब तो पोटेंशियल और काइनेटिक इक्वल होते हैं। अब x0/2 है, इस पे ये इक्वल नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी का और काइनेटिक का दोनों का फार्मूला यूज कर लें। पोटेंशियल हाफ के x² होता है और काइनेटिक की जो वैल्यू होती है वो हाफ के
एक्स नॉट स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर होती है। के बाई टू कैंसिल हो जाएगा, एक्स की वैल्यू पुट कर दें, एक्स नॉट बाई टू है तो एक्स नॉट बाई टू होल स्क्वेयर न्यूमरेटर में, और नीचे एक्स नॉट, बल्कि पहले आएगा हमारे पास एक्स नॉट स्क्वेयर और एक्स की जगह पर आएगा एक्स नॉट ओवर टू होल स्क्वेयर। न्यूमरेटर बन जाएगा एक्स नॉट स्क्वायर बाय 4 और डिनोमिनेटर में एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर बाय 4 आएगा। 1 माइनस 1 बाय 4 3 बाय 4 होता है, तो न्यूमरेटर एक्स नॉट स्क्वायर है डिवाइड बाय 4 और डिनोमिनेटर 3 बाय 4 एक्स नॉट स्क्वायर, तो एक्स नॉट स्क्वायर और 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा 1:3। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर क्या है, बीटा। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 हमारे पास है कि इन सिंपल पेंडुलम एट एनी इंस्टेंट टेंशन ऑफ स्ट्रिंग इज डैश व्हेन इट मेक्स एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। पहले जो क्वेश्चन था वो रीस्टोरिंग फोर्स से रिलेटेड था और वहाँ भी एंगल हॉरिजॉन्टल से था, लेकिन अब जो क्वेश्चन है ये टेंशन से रिलेटेड है कि टेंशन कितनी होगी स्ट्रिंग के अंदर जब एंगल थीटा होगा हॉरिजॉन्टल के साथ। तो दोबारा मैं उसी डायग्राम को ड्रॉ करता हूँ। जब पेंडुलम एक्सट्रीम पॉइंट पे जाएगा और एंगल हमारे पास होगा हॉरिजॉन्टल के साथ, तो ये टेंशन हमारे पास किसके इक्वल आएगी, जो रीस्टोरिंग फोर्स होगी उसका आंसर हमने क्या कहा था, रीस्टोरिंग फोर्स mg cos थीटा विद नेगेटिव साइन। इसका मतलब जो टेंशन होगी वो किसके इक्वल आएगी, वो mg sin थीटा के इक्वल आएगी। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास यहां पर क्या होगी, चार्ली, mg sin थीटा। क्वेश्चन नंबर 43। In simple harmonic motion, how many times does kinetic and potential energy becomes equal during one period? एक टाइम पीरियड में कितनी दफ़ा काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होता है। तो ये भी हमने लेक्चर में डिस्कस किया था और ऊपर ग्राफ भी हमने ड्रॉ किया। वहाँ भी हम देख सकते हैं कि एक वाइब्रेशन में 4 दफ़ा पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी इक्वल होते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो 4 टाइम्स होगा एक वाइब्रेशन में। अगर मैं उस ग्राफ को दोबारा ड्रॉ करूँ जिसमें एनर्जी अलॉन्ग वाई और टाइम अलॉन्ग एक्स था, अगर ये सॉलिड जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है पोटेंशियल एनर्जी को इन टाइम टी और ये t बाय 2, तो ये जो डॉटेड हमारे पास है ये रिप्रेजेंट कर रहा है काइनेटिक एनर्जी को। तो हम देख सकते हैं कि एक वाइब्रेशन में 1, 2, 3 एंड 4 टाइम्स ये इंटरसेक्ट करेंगे, तो 4 दफ़ा पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू सेम होगी। क्वेश्चन नंबर 44। When kinetic energy and potential energy in simple harmonic motion becomes equal, the displacement is। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी सिंपल हार्मोनिक मोशन में जब इक्वल होते हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, मतलब ये जो पॉइंट हमारे पास है इस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होती है। तो सॉल्व करना है तो जो कंडीशन है उसी को यूज़ करें, काइनेटिक पोटेंशियल के इक्वल है, इनको इक्वल कर दें। काइनेटिक की वैल्यू हमारे पास होती है हाफ के एक्स नॉट स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर और पोटेंशियल की वैल्यू होती है हाफ के एक्स स्क्वेयर, के बाई 2 कैंसिल हो जाएगा। जो नेगेटिव एक्स स्क्वेयर वो राइट पर जाकर पॉजिटिव एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर और ये आ गया 2x स्क्वेयर। हमें रिक्वायर्ड x है, 2 डिवाइड करके अंडर रूट ले लें तो x इक्वल आ जाएगा x नॉट ओवर अंडर रूट 2। तो ये वो डिस्प्लेसमेंट है जिस पे पोटेंशियल और काइनेटिक इक्वल होते हैं, और अगर यहाँ टाइम कैलकुलेट करना होता तो ये टाइम t बाय 8 होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर क्या है, x नॉट ओवर अंडर रूट 2 बीटा। क्वेश्चन नंबर 45। द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ। फर्स्ट ऑप्शन है लेंथ ऑफ पेंडुलम, उस पर डिपेंड करता है। बीटा कहता है सेंटर ऑफ मास, क्योंकि सेंटर ऑफ मास चेंज होगा पेंडुलम की लेंथ चेंज होगी। चार्ली कहता है ग्रेविटी की वैल्यू, उस पर भी डिपेंड करेगा। तो मीन्स टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनमें से नन ऑफ दीज। अगर मास होता तो मास हमारा आंसर होता, क्योंकि मास पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन सेंटर ऑफ मास पे डिपेंडेंस है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के डिस्टर्ब होने से पेंडुलम की लेंथ चेंज हो जाती है, क्योंकि पेंडुलम की लेंथ हम फिक्स पॉइंट से लेकर सेंटर ऑफ मास तक लेते हैं। ये वही क्वेश्चन है जैसे गर्ल एक स्विंग में खड़ी हो जाए तो लेंथ डिक्रीज कर जाती है, टाइम पीरियड की वैल्यू डिक्रीज कर जाती है। 46 क्वेश्चन, द ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर इज। पोटेंशियल एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ पैराबोलिक शेप होती है, लेकिन ग्राफ की शेप कैसी होगी,
मीन पॉइंट पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो तो पोटेंशियल भी ज़ीरो, एक्सट्रीम पॉइंट के ऊपर जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम पोटेंशियल भी मैक्सिमम। तो ग्राफ कौन सा करेक्ट है 46 का? अल्फा। और अगर हमारे पास ये कहता है काइनेटिक का, तो काइनेटिक का ग्राफ करेक्ट होता है बीटा, क्योंकि काइनेटिक इसके रिवर्स है, वो मीन पे मैक्सिमम है, एक्सट्रीम पे मिनिमम है। और अगर टोटल एनर्जी का ग्राफ कहता तो वो चार्ली। तो यहाँ ये जो ग्राफ है बीटा, ये बीटा करेक्ट होता अगर काइनेटिक का पूछता, चार्ली करेक्ट होता अगर टोटल एनर्जी का पूछता। क्वेश्चन नंबर 47, A body performing simple harmonic motion has displacement x is equal to x naught sine omega t plus phi. Where time is 0, x is equal to x naught. What is the value of initial phase? 47 क्वेश्चन में हमें इक्वेशन दी हुई है x is equal to x naught sine omega t plus phi. मतलब जब टाइम 0 होगा और x x naught के इक्वल होगा तो फेज जो इनिशियल है यानी फेज कांस्टेंट उसकी वैल्यू क्या होगी? तो जो कंडीशन गिवन है उसको सब्स्टिट्यूट कर दें। x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है, टाइम 0 पुट कर दें और x को x नॉट, x की जगह मैंने x नॉट पुट कर दिया और टाइम मैंने 0 पुट कर दिया, x नॉट कैंसिल हो जाएगा तो 0 इज इक्वल टू साइन फाइव, साइन इनवर्स हो जाएगा तो फाइव इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0। अब साइन इनवर्स 0 कब होता है? साइन इनवर्स 0 हमारे पास बल्कि मैंने यहाँ पर एक गलती मैंने यहाँ पर ये की कि जब x नॉट से कैंसिल हुआ तो यहाँ पर हमारे पास आया 1। ये 1 है, 0 नहीं आएगा। 0 तो तब आएगा जब सब्ट्रैक्ट होगा, तो साइन लेफ्ट पे जाकर इन्वर्स होगा तो ये आएगा साइन इन्वर्स 1 इज इक्वल टू 5। और 1 कब आता है? साइन 90 पर। अगर -1 होता तो 270, तो 90 डिग्री यानी π/2 हमारा आंसर होगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है? π/2 चार्ली। 48 क्वेश्चन, angular displacement of a point moving in a circle of radius 10 cm when displacement of projection of this point along vertical diameter of circle is 8.66 cm। ये पावर पेपर का क्वेश्चन है। कहता है कि आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करना है किसका? एक पॉइंट का जो मूव कर रहा है एक सर्कल में जिसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर। कब? जब डिस्प्लेसमेंट प्रोजेक्शन की अलॉन्ग वर्टिकल डायमीटर 8.66 सेंटीमीटर। अब हम जो प्रोजेक्शन होता है वो लेते हैं ऑन वाई एक्सिस। तो यहाँ भी उसने यही कहा है कि जो उसका प्रोजेक्शन है उस प्रोजेक्शन की जो डिस्प्लेसमेंट है वो 8.66 सेंटीमीटर है। जो रेडियस है, और जो रेडियस होता है वो बेसिकली एम्पलीट्यूड है, वो कितना है? वो 10 सेंटीमीटर है। तो क्या चीज़ फाइंड करनी है हमने फाइंड करनी है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। तो बेसिकली हमने ये एंगल थीटा फाइंड करना है। जब हम वर्टिकल डायमीटर पे प्रोजेक्शन देखते हैं तो ये वर्टिकल डायमीटर में हम देख सकते हैं कि जब बॉडी की मोशन स्टार्ट होगी तो वो मीन से स्टार्ट होगी। तो वर्टिकल डायमीटर के लिए अगर मोशन मीन से स्टार्ट होगी तो फेस कांस्टेंट की वैल्यू 0। तो डिस्प्लेसमेंट का जो फार्मूला यूज़ होगा वो x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन थीटा होगा। अगर ये वर्टिकल डायमीटर की जगह हॉरिजॉन्टल डायमीटर होता तो फिर मोशन एक्सट्रीम से स्टार्ट होती, फिर x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस थीटा यूज़ होता। तो ये ख्याल रखना है, ये हमने लेक्चर में भी डिस्कस किया था। फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब थीटा। तो साइन थीटा x ओवर एक्स नॉट, x है 8.66, एक्स नॉट है 10, ये आ जाएगा 0.866। साइन इनवर्स हो जाएगा और 0.866 साइन इनवर्स ये कौन सा एंगल होता है? 60, जिसको हम π/3 भी बोलते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा। क्वेश्चन 49, इन अ mass spring system, mass m is attached with a spring of spring constant k with time period is t1. Then mass m1 mass is replaced with 5m with same spring. What will be the time period t2? क्वेश्चन में कहता है कि मैस स्प्रिंग सिस्टम में जब मैस m अटैच किया स्प्रिंग कांस्टेंट k के साथ तो टाइम पीरियड t1 है। अगर मैस हम 5m कर दें सेम स्प्रिंग के साथ तो अब टाइम पीरियड क्या होगा? अगर हमारा जो स्प्रिंग कांस्टेंट है उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही तो टाइम पीरियड के इस फार्मूला के अकॉर्डिंग टाइम का मैस के साथ रिलेशन डायरेक्ट है। तो अगर हमारे मैस की जो वैल्यू है वो 5 टाइम्स m होगी तो 5 अंडर रूट में है तो टाइम पीरियड की वैल्यू अंडर रूट 5 टाइम्स हो जाएगी।
तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है, अल्फा। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, द एक्सेलेरेशन of a body executing simple harmonic motion varies with instantaneous displacement। हमें इस क्वेश्चन में ग्राफ पूछा है एक्सेलेरेशन का विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। तो एक्सेलेरेशन और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन हम पहले भी कर चुके हैं, डायरेक्ट होता है लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। इसी वजह से जो ग्राफ होगा वो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर होगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जब ए पॉजिटिव है एक्स नेगेटिव है, और फोर्थ में जब एक्स पॉजिटिव है ए नेगेटिव है। तो ये इस इक्वेशन को वेरीफाई करता है कि जब एक्सेलेरेशन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, और जब एक्सेलेरेशन नेगेटिव होगी तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगी। मतलब दोनों की डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट होती है।